नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी गुल्ली डंडा लेकर उपस्थित हुई हूँ। गुल्ली डंडा का नाम सुनते ही मन में अनेक प्रकार की स्मृतियां एक तरह से जाग उठती हैं। हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में अनेक खेलों के संबंध में आता है और उन खेलों से वह अपने स्वास्थ्य में अनेक प्रकार की स्फूर्ति, अनेक प्रकार की जिज्ञासा, उत्साह लेकर आता हुआ दिखाई देता है। लेखक ने उसी भाव को एक तरह से बचपन में दोबारा से जगाने का प्रयास यहाँ पर किया है। मैं कहानी का पूरा सार या हम कहें कि कहानी का पूरा एक तरह से सारांश बताते हुए संक्षिप्त में कहानी की महत्ता को एक तरह से यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूं, जिससे हम देखते हैं कि कहानी में जो लेखक कहना चाह रहा है, मैंने उसे अलग अलग तत्व के आधार पर एक तरह से बताने का प्रयास किया है। हम देखते हैं कहानी में किस तरह से खेलों के संबंध में, खेलों के आधार पर अनेक प्रकार से व्यक्ति की जो भावनाएं होती हैं और भावनाओं के साथ साथ उनमें जो उत्साह होता है उसका यहाँ पर मार्मिक एक तरह से चित्रण किया। आरंभ में दिखाया जाता है कि किस तरह से लेखक ने मैं शैली में अपनी आत्म अभिव्यक्ति की है और एक और पात्र का यहाँ पर चयन किया है जो मुख्य पात्र के रूप में है गया। हम देखते हैं कि बचपन में व्यक्ति किस तरह से अनेक खेलों के संसर्ग में आता हुआ दिखाई देता है। स्कूल में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के खेलों से व्यक्ति के जीवन में उसका विकास किया जाता है और उस विकास में हम देखते हैं कि बहुत सारे एक तरह से खर्चे का जो रूप है वह भी दिखाया जाता है कि अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहां पर खेल खेलने के लिए हमें संभवतः अनेक प्रकार की फीस देनी होती है, जो एक आम व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल वाला कार्य होता है। पर बच्चे को पढ़ाना है अच्छे स्कूल में, तो हम देखते हैं कि हम उस तरह की कवायद भी करते हुए दिखाई देते हैं। स्कूल की मांग पूरी करते करते व्यक्ति कई बार हम देखते हैं कि अनेक आर्थिक संकटों में एक तरह से आता हुआ दिखाई देता था। आर्थिक संकट भी वह बहुत सुखपूर्वक जी जाता है, ये सोचकर कि किसी तरह से बच्चे पढ़ लिख जाए और अपने अपने मुकाम में पहुंच जाए, जिससे कि जीवन उनका सुखद हो जाए। जैसे आर्थिक अभाव माता पिता ने झेले हैं, वैसे कोई और ना झेल पाए या उनके बच्चे ना झेल पाए, इसी तरह की मुश्किलों को पार करते हुए वह अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजते हैं। पर अच्छे स्कूल में भेजने के बाद हम देखते हैं खेलों में बहुत सारा पैसा लगता है। हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से उससे संबंधित जो टूल्स होते हैं वह लेने होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति तभी बच्चा वह खेल सकता है, अन्यथा वह नहीं खेल सकता। अगर हम भारतीय परिवेश में देखें तो अनेक प्रकार के ऐसे खेल हैं जिसमें हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। गलियां, चौबारे, मोहल्ले में हम देखते हैं अक्सर ये खेल खेले जाते हैं। लेखक ने उसी खेल को यहाँ पर संबोधित करते हुए बताया। खेल का जो नाम है गुल्ली डंडा है, उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। हम देखते हैं पेड़ आदि की लकड़ी से ही वह पूरी तरह से एक तरह से तैयार होते हुए दिखाई देता है और इसमें बहुत ज्यादा विद्वान या बहुत ज्यादा प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो लेखक ने आत्म शैली में अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए अपनी बचपन की स्मृति को यहाँ पर चित्रण करने का भरसक प्रयास किया है कि वह किस तरह से अपने दोस्तों के साथ खेला करता था और दोस्तों के साथ खेला करता था तो वह प्रकार से पिटता भी था या अ, उस खेल से संबंधित हार और जीत भी लगी हुई दिखाई देती थी। मित्र गया के साथ वह गुल्ली डंडा खेल खेल रहा था। दोनों ने उस दिन बहुत अच्छे से खेल खेला, पर हम देखते हैं कि खेल खेल में कई बार चीजें काफी द्वंदात्मक हो जाती है, काफी संघर्ष में हो जाती है। जब कोई एक हारता है तो वही लगातार उस पर एक तरह से हावी होता हुआ दिखाई देता है। आत्मशैली में मैंने कहा कि लेखक मैं से संबोधित होते हुए कहता है कि वह अपने से पावरफुल एक तरह से बच्चे के साथ खेल रहा
है जो बचपन में काफी तगड़ा था, तंदुरुस्त था, हट्टा खट्टा था, जिससे वह एक तरह से उससे दबते हुए दिखाई देता था, गया से दबते हुए दिखाई देता था। वह एक दिन लगातार उसके साथ खेल रहा था और लगातार वह हार रहा। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब हम खेल में कई बार एक तरह से चालाकी भी करते हैं, चालाकी करने के बाद हम रिश्वत भी देते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर एक में बताया गया है कि किस तरह से जो लेखक है वह अपने गया को एक तरह से अमरूद देता है। अमरूद जब वह खा लेता है तो वह बोलता है कि मैंने तुम्हें ये सामान दिया था खाने के लिए, अब मेरी ही बारी होगी, क्योंकि तुमने मेरा एक तरह से सामान खाया है, अमरूद खाया है, तो तुम मुझे ही एक तरह से बारी खेलने दोगे, तुम नहीं खेलोगे। वह किसी तरह से गया मानता नहीं है, तो वह आक्रोश पूर्ण होकर लेखक उसे काट लेता है। और गया उसके काटने से जब उसे पीड़ा होती है तो वह उठाकर जो उसके हाथ में लकड़ी होती है वह उसे मार देता है। मारने के बाद वह एक तरह से वहां से चला जाता है। और लेखक को काफी दुख होता है कि वह पिट कर आ गया, पर वह उस दिन जब वह घर जाता है तो वह देखता है कि उसके पिता के हाथ में एक पत्र होता है, जो पत्र ये संबोधित करते हुए दिखाई देता है कि उनका तबादला हो गया है और वह किसी दूसरे शहर में एक तरह से चले गए हैं। और चले जाने के बाद वह किस प्रकार से वहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी करता है, और 20 साल बाद जब वह आता है तो वह देखता है कि किस तरह से सारी चीजें बदल गई है, और वह इंजीनियर बनकर उस गांव में, उस कस्बे में लौटता है। और लौटने के बाद वह वहां पर अफसर एक तरह से होता है। जब वह दोबारा से उस कस्बे में आता है तो वह दोबारा से ही अपनी बचपन की स्मृतियों में एक तरह से होते हुए दिखाई देता है, और उसी से उसको सब चीजें याद आती हुई दिखाई देती है। वह उसी मैदान में जाता है, और मैदान में जाने के बाद वह बच्चों से पूछता है, और पूछने के बाद उसे पता चलता है कि हाँ, एक गया नाम का व्यक्ति है तो सही, पर वह क्या है, तो वह उनको किसी तरह से संदेश पहुंचा देता है बच्चा। और जब वह गया उससे मिलता है तो वह अपने पुराने दोस्तों के बारे में पूछता है, मतई के बारे में पूछता है। तो गया बोलता है कि उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई है। मोहन और दुर्गा के पास दुर्गा के बारे में पूछता है तो वह कहता है कि वह डाकिया बनकर अपना जीवन जी रहे हैं, और वह भी किसी काम धंधे में गया लग गया है, छोटी मोटी नौकरी करता है, जिससे कि उसकी एक तरह से पूर्ति होते हुए दिखाई देती है। तो जब वह गया से मिलता है तो वह दोबारा से अपने बचपन की स्मृतियों में जाने के लिए उसे भी एक तरह से दबाव पूर्ण कहता है, और कहता है कि तुम मेरे साथ खेल खेलो। और गया दाएं बाएं कह के बात रफा दफा करना चाहता है, पर लेखक मानता नहीं है और कहता है कि नहीं, तुम्हें खेलना ही पड़ेगा। तो वह अगले दिन खेलने के लिए जब आते हैं तो वह निरंतर गया एक तरह से हारते हुए दिखाई देता है। तो लेखक को काफी खुशी होती है कि वह जीत गया है, पर उसे बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होता है कि गया उसे जीतने दे रहा था, इसलिए वह जीत रहा था। पर एक वाक्यांश ऐसा गुजरता है वहां पर, कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और खेलते हुए वह दोबारा से गया और मैं शैली में लिख रहे पात्र के अनुसार खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो वहां पर गया दबावपूर्ण बोलता है कि ये गलत है। तो तब जाकर लेखक को एहसास होता है कि गया जानबूझकर हार रहा है, वह मेरी पद को देखकर हार रहा है, ना कि अपनी एक तरह से अ, अब हारने की रूप में एक तरह से वहां पर चीजें दिखाई गई हैं जो कि वह जानबूझकर कर रहा होता है। तो लेखक को कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि मैं अफसर बन गया हूँ, और उस अफसर गिरी के आगे यह झुक रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी जानता है कि अगर मैं जीत गया तो अफसर किसी ना किसी रूप में मुझसे बदला लेगा। तो उसी बदले की भावना को खत्म करने के लिए वह एक तरह से नतमस्तक होते हुए दिखाई देता है। और लेखक ने गुल्ली डंडा के माध्यम से भारतीय खेलों में एक तरह से अस्तित्व व उसकी पहचान को यहाँ पर संबोधित किया है। कहीं ना कहीं लेखक ये कहते हुए भी प्रतीत होता है कि शुरू की पंक्तियों में कि गुल्ली डंडा भारतीय खेलों का एक तरह से राजा
है और राजा की तरह वह जीते हुए भी दिखाई देता है। तो हम देखते हैं भारतीय खेलों की अपनी एक महत्ता है। हम ये नहीं कह रहे कि विदेशों के खेलों की महत्ता नहीं है, सभी खेल अपने में एक सिर्फ एक पहचान दिलाते हुए दिखाई देते हैं, पर भारतीय खेलों में है कि ना इंग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा आता हुआ दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत ज्यादा उसमें खर्चा नहीं होता, पर मजे के रूप में हम उस खेल को जीते हुए दिखाई देते हैं, उसे सीख लेते हुए दिखाई देती हैं। हम देखते हैं कि सभी खेलों में हार जीत तो लगी रहती है, एक हारता एक जीतता है, पर उससे हमें अनेक प्रकार की सीखें भी मिलते हुए दिखाई देती है। जैसा कि लेखक ने यहाँ पर बताने का सर्वप्रथम प्रयास किया है कि पद पर बैठे व्यक्ति से उलझना ठीक नहीं है, उसकी हाँ में ही हाँ मिलाना ठीक है। तो कहीं अनेक प्रकार के संदेशों संकेतों के माध्यम से लेखक ने गुल्ली डंडा कहानी को एक तरह से दर्शाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।